हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन जो रियल नंबर चैप्टर है, वन चैप्टर उसका शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर वन का। तो इस पर सबसे पहले हम बेसिक पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूलाज पर, फिर उस पर आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करना है और हमें ये चैप्टर पूरा 30 मिनट यानी आधे घंटे में खत्म करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपके चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज केवल जो आपकी पुरानी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अनुसार 1.2 कॉमा 1.3। ठीक है, इसमें दोनों पे बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक में आपको यहाँ पास जो जब नए अकॉर्डिंग से शुरुआत हुई है, वहाँ पास सबसे पहले आपसे दिया गया है, जो दिया गया है वो है भाज्य और भाजक। क्या? भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं, मतलब जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या? दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, और जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन है? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लें चार। चार के क्या क्या है? चार का पहला जो गुणनखंड है वो होगा दो गुणे दो गुणे वन, ये होंगे इसके गुणनखंड। तो चार के जब दो गुणे वन, यानी यहाँ दो से अधिक है ना, तीन इसके फैक्टर है टोटल। ठीक, तो यहाँ पास ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर यहीं पास हम लिख लें जिनके दो गुणनखंड होते हैं। क्या? जिनके दो गुणनखंड होते हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। कैसे? जैसे हम दो ले लें तो दो के क्या है? दो गुणे वन, केवल दो फैक्टर बन रहे हैं, तो यह एक अभाज्य संख्या है। ओके, आपको इस पे एक उदाहरण मिल जाएगा 9, जो कि ये सम है, ये भी सम है। ठीक है, इस पे भी आपको इस तरह का ही उदाहरण मिल जाएंगे। तीन ले लीजिए, तीन का क्या बनेगा? तीन गुणे वन, तीन गुणे एक। अब यहीं पास अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पास इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ए गुणे बी इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को रटा होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, तो इसका मतलब ए क्या है, ए बी क्या है? वो संख्याएं हैं जो दी होंगी जिनका हमें एच सी एफ या एल सी एम पूछा जाएगा, ये वो संख्याएं हैं। ए क्या है? पहली संख्या। क्या है? पहली संख्या। जहाँ बी क्या है? दूसरी संख्या। ठीक है, और एच सी एफ और एल सी एम आप जानते हैं। ठीक है, तो एच सी एफ एल सी एम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब हम धीरे से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस फॉर्मूले के जहाँ यूज होगा अभी आगे बताऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, पहली दी हुई है 156, दूसरी दी हुई है 5005। ठीक है, पहली 156 है, दूसरी 5005 है। तो दोनों का अगर हम करें तो इसका सबसे एक बहुत ही आसान तरीका होता है, जो है हम यहाँ पास सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 156 के अगर हम करेंगे तो दो से पहले तो 7, और यहाँ आ जाएगा 8। फिर अगर दो से करेंगे तो 3 और 9। अब यहाँ पास हमें दो से तो जाएगा नहीं, पर तीन से जरूर हमारा जा रहा है, तो तीन का नंबर 3 आ जाएगा, तीन तक 9। अब 13 तो 13 से ही जाएगा, सिंपल। अब इसी प्रकार हम लिख लेते हैं 5005। 5005 के अगर करेंगे तो यहाँ तो सबसे पहले 5 से ही जाने वाले हैं, 1001। ठीक है, 1001। अब 1001 किससे जाएगा? दो से तो जाने वाला है नहीं, क्या 7 से चला जाएगा? ट्राई करते हैं। तो इस तो चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 चौक 28। हाँ, 7 से ये कट जाएगा, तो इसको 7 से जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसके साथ जब करेंगे तो 7 एक नंबर 7, और यहाँ पास जब करेंगे तो 7 चौक 28, और एक यहाँ पास बचेगा 7 21। क्या मतलब? 7 21। ये इतना करने के बाद अब जो है ये हमारा जो है
7 से भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 9 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से शायद चला जाएगा, 11 से। तो हम इसको 11 से काटेंगे और 11 का नाम 11 और 13 आ जाएगा, और यहाँ पास फिर 13 लीजिए, 13 से कट करेंगे पूरा आ जाएगा। आपको यहाँ पास ध्यान देना है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो हल किया, इसको हम क्या लिखेंगे, आप हमारे पास इसके पास लिखने को बचा है 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब समझ में आ रहा है कि हमने पहले भाज्य और अभाज्य को क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये सब जो है ना, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और इसी का एक फॉर्मेट हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणे 13, और ये जो आपका ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर यही बात करें हम, तो आपका अगला जो काम है, अब जो अगले का आप क्या लिखेंगे, अगले का लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अब ये कौन कौन से, तो इन पे अभी हमने ध्यान किया, पहला क्या है 5 गुणे दूसरा क्या है 7 गुणे दूसरा क्या है 11, फिर क्या है 13, ये हमारे हो गए। इन पे कोई डबल बार रिपीट वाला नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इस पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको इस तरह क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी, जो इस तरह क्वेश्चन होंगे। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए, टाइप भी चेंज करते हुए क्वेश्चन का, अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने है, अभाज्य गुणनखंड विषय 96, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विषय 96 और 404 का HCF और बाद में LCM दोनों के याद करना है। तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, आगे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर करना यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों के 96 करेंगे फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, 2 से इसको काट रहे हैं, 2 चौको 8 और 2 16, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 से, 2 छक्का 12, 2 से 3, 3 से 1, यानी इसके क्या बने 96 के 96 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारा बचा 404, 404 का हम इधर कर लेते हैं 404, ठीक। 404 का अगर करेंगे 404 से हमारा क्या आने वाला है, 2 2 से किया तो यहाँ 2 0 2 आ जाएगा, फिर 2 से किए 1 0 1 आ जाएगा, और 1 0 1 से ही कटेगा तो 1 0 बनेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या 1 0, आप इसको नहीं काट पाएंगे चाहे जितनी कोशिश कर लें, ओके। तो अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 404, ठीक है। 404 इज इक्वल क्या, तो 404 के क्या होंगे, तो 404 के अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 101, तो हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। तो अच्छा, अगर हमें इस पर पूछा क्या है HCF, क्या पूछा है HCF और LCM दोनों चीज़ पूछा है, तो जो है HCF और LCM जो दोनों चीज़ पूछा है, तो हमें सबसे पहले HCF क्या क्या मिलेगा 2, और दोनों में जो जो कॉमन पार्ट है वो आपका HCF होता है। यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 बराबर 4, ये आपका क्या हो गया HCF। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM आपका क्या होगा, ये 4 को पहले लिखिए, अब जो बची हुई संख्या है उनको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, ये आपकी बची हुई संख्याएं थी, ठीक है। तो अब आप इनका जब गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं चलिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यहीं पास अगर 32 गुणे 3 किया जाए तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकी 9 इंटू 101, ठीक है। अब अगर इसका क्या दिया जाए, इसका क्या होगा, तो आप सीधा सीधा इसका गुणा कराइए, जब इसका 6 से होगा तो आ जाएगा 606, तो यानी 6 के 6 रहेंगे, 60 लिखा रहेगा हमारा, और फिर हो जाएगा 909, तो यहाँ पास हम 60 ऐड कर देंगे तो 969, ठीक है। तो आ जाएगा 969 एंड 6, यानी 9696, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा आंसर। और ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको लेना इंपॉर्टेंट मैंने समझा, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 व 21 का HCF LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12 15 और 21 का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इजीली मेथड, वेरी इजी। हम सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे 12 के,
तो 12 के जब करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 3 6 2 1 आ जाएगा इजीली। अब हमें यही पास हम डायरेक्ट पूरा ना करके 12 15 और 21 अगर लिख लें तो अब हम इसके गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 × 2 × 3, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। अब अगर यही बात करें तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5। अगर इसकी बात करें 7 × 3, ठीक है, या 3 × 7 या 7 × 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पर आपको करना क्या है कि जो है अब आपको इस पर देखना है कॉमन क्या है। 3, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया 3 कॉमन है, तो HCF = 3। और अगर यही पास देखा जाए तो LCM की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7 अब हमारा सब कुछ हमने बचा लिख लिया, बचा हमारा 3 जो हमें ये HCF, ठीक है। तब पहले बचा कुछ लिखना है, फिर बाद में जो आपका वो है HCF उसको लिख देना है। तो अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 20 का जब साथ में गुणा कराएंगे तो 140, और 140 और का जब इस पे कराएंगे तो 420 आ जाएगा, क्या जाएगा 420, ठीक। अब आपका इसका भी आंसर आ चुका है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पास कुछ कॉमन ना मिलता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें 4 5 और 7, 4 5 7 में तो इसका क्या बनेंगे 4, इसके क्या बनेंगे 2 × 2, इसका क्या बनेगा 5, इसके क्या बनेंगे 7। ये हम अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इस तौर पे आपको कोई नहीं मिल रहा कॉमन, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई 1 करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले सीख चुके हैं। यहाँ मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, इस पर भी 2 फैक्टर होंगे, इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 4 के हमने 4 एग्जाम्पल में भी लिया था वहाँ पास। तो अब हम बात करेंगे इनके जो है अभाज्य गुणनखंडों की। तो अब इनके क्या बनेंगे, तो 4, अब इन पर कॉमन क्या है 1, HCF = 1, LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या होगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 20 सत्ते 140, ये आपका एल्सियम होगा इस कंडीशन में। तो क्वेश्चन किसी प्रकार का है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, पढ़ना है अच्छे से, एक बार 2 बार जितनी बार पढ़ कर पाओगे समझो क्वेश्चन को, फिर करो अगला क्वेश्चन। जब तक समझोगे नहीं तब तक हल। यहाँ पास से हमारा वो फॉर्मूला शुरू होने वाला है जो हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी, A × B = HCF × LCM। अब मजा आने वाला है इन क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, आपको ये भी बताते इस साल के, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले दिया है HCF के 225 और 657 का क्या है 9, ये दिया हुआ है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, इसका थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 1 मिनट। क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है कि ये जो 225 लिखा हुआ है ये 225 नहीं है, इसकी जगह पे है 306, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोष्टक के अंदर की संख्याएं दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो जो 306 है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पास जो है 306 आपका A है और 657 B है। तो A और B के हमें मान पता करना है, और HCF का भी तो मान दिया है 9, मैं यहाँ HCF का मान भी तो 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे सिंपली A की जगह A की वैल्यू 306 इंटू B की जगह B की वैल्यू 657 इक्वल HCF की जगह HCF की वैल्यू इंटू LCM की जगह LCM, क्योंकि हमें वो ज्ञात करना है तो हमें LCM रखना पड़ेगा, या आप LCM को इस्तेमाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यू रख दी, तो हमें ये 9 इधर आ जाएगा, तो 306 × 657/9 करेंगे तो 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 का 9 9 था 9 × 27, 3 बार बचा क्या 3, 36 हो जाएगा, और 9 चौके 36 होता है, यानी यहाँ पास LCM यानी 34 × 657 इक्वल LCM। अच्छा जब इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 3 3 8 इक्वल LCM, यही आपका क्या होगा आंसर। ओके, तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पास HCF दिया हुआ था ना, वहाँ आपको LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, या आपको HCF LCM दोनों दे देगा। जैसे मैं यहाँ फार्मूला लिख के सकता हूँ A × B = LCM × HCF,
आप इनको आगे पीछे चाहे इसको इधर लिख लीजिए, चाहे इसको। आपको मान लीजिए बी दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, ए पूछ लिया। मान लीजिए आपसे बी पूछ लिया, ए दे दिया, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी, अगर आपको यहाँ 3 मान प्राप्त पता है, आप चौथा इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाल। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन मैं है आपके लिए होमवर्क के लिए लाया हूँ। न्यूनतम भाज्य और अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या का मासा, जो न्यूनतम भाज्य संख्या कौन सी होगी, न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आपको पहले वो देखना है, फिर उनका मासा निकालना है। मासा यानी एलसीएम, क्या होता है एलसीएम, आपको उनका एलसीएम निकालना है और वो कमेंट में बताना है कितना होगा। ठीक है, इसके फिर ये क्वेश्चन अगले क्लास में हम करा देंगे, अगले 1 शॉट में, जब चैप्टर 2 का 1 शॉट आएगा तो उस पर हम इस क्वेश्चन को ले आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि √3, √2, √5, √7 ये जो है ना, बहुत हर साल का नियम है कि एक क्वेश्चन तो आना है, तो आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। आपको यहाँ पास हम √3 का सिखा रहे हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमने √2 का एक बार देखिए, √3 का हम यहाँ पर आपको कराने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो आपको हम दे देंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। वहाँ लिखा है कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करें। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, या फिर आप वीडियो के लिस्ट पे जा करके वीडियोज़ पे देख सकते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पास हमें इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले करेंगे कि माना, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद, तो अगर परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल P/Q। अब जब P/Q होगा तो यहाँ पास हम एक काम कर सकते हैं कि क्यों नीचे भाग में है तो उसको उधर गुणे में भेज देंगे, तो √3 तो रहेगा, पर उसके पहले क्यों आ जाएगा इक्वल P के, क्या आ जाएगा इक्वल P के क्यों आ जाएगा। अब अगर यहीं पास हम देखें तो अब सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, दोनों बच्चों में वर्क करेंगे। लेकिन आपको यहाँ सबसे पहले एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि यहाँ लिख देना है, ये जो P और Q है ना, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। P, Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और क्यों डज नॉट इक्वल 0, ये भी इम्पॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, क्यों डज नॉट इक्वल 0। अब यहीं पास अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर और 3 या 3Q स्क्वायर आ जाएगा बराबर P स्क्वायर। ठीक, इसको हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, समीकरण। तो यहाँ पास दोनों पक्षों का समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 मानने के बाद आपको यहाँ करना क्या है, लिखना है एक छोटी सी लाइन, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, √3 या √2 कोई भी हो, आप एक का सीख गए तो सबका सीख जाएंगे, और ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, लिखेंगे आता है P स्क्वायर, 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है, तो क्यों, सॉरी, तो क्यों नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ P ही होगा, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ये लाइन आपको लिखनी है। यदि P अतः P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो विभाज्य ही माना जाएगा, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए अब आपको, इसलिए जब P भी 3 से विभाज्य होगा, इसके कारण हमें एक लाइन मिल गई। क्या लाइन मिल गई, वो हो जाएगी P इज इक्वल टू R। R जो है एक पूर्णांक है, हमने माना है। क्या है, R एक क्या है, पूर्णांक है। R क्या है, पूर्णांक। ठीक है, R एक पूर्णांक है। अब जो है P के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो हमारा ये 2R प्राप्त हुआ है ना, ये हमें यहाँ पास रखना है, इस पे P की जगह पे। ठीक है, चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं और रखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम P के उस मान को रखेंगे, तो सॉरी, यहाँ जो आपने पीछे 2R लिखा हुआ था, 2R जो लिखा हुआ था वो 2R नहीं, वो 3R होगा। ठीक है, जो आपने पीछे किया था उसको थोड़ा सा गलती कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि √3 का हम कर रहे हैं तो 3R होगा। ठीक है, P के इस मान को P
के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या आ जाएगा हमारा 3q² बराबर 3r का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर था ना, तो पी का मान 3r है, तो हमने 3r का होल स्क्वायर लिख दिया। जब हमने 3r का होल स्क्वायर लिख दिया तो अब इसके बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है कि अब हम इधर आ जाएगा 3q² बराबर 3r का यानी 9r का होल स्क्वायर। अगर इसको काटेंगे तो 3 3 यानी q² बराबर 3r स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पास इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक, अब अगर यही बात करें तो हमारे लिए यहाँ अगर देखा जाए तो q² 3 से विभाज्य हो रहा है, q² 3 से विभाज्य आता है। जो है हमारा सहभाज्य संख्या होती है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, और यहाँ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है। मतलब आता है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यह ज्ञात होता है कि क्या कहता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या। यही तो हमारी कल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, यही तो हमने माना था। तो हमने यही माना था, तो हमारा ये गलत ही तो होगा, क्योंकि दोनों के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहे हैं? 3 मिल रहा है, तो ये गलत होगा। आप लिखेंगे आता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम √2 का ज्ञात करें, √5 का ज्ञात करें, √7 का ज्ञात करें, √11 का ज्ञात करें, कोई भी हो जो अभाज्य संख्याएं हैं और रूट में हो। अब अभाज्य संख्याएं सबसे पहले हमने चर्चा की थी। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको हमने सबसे पहले ही बताया था। कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर वो रूट के अंदर है, उसका सिद्धिकरण आ रहा है, किसको सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या, तो आप इस माध्यम से बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, और हाँ, ये जो अभी हमने √3 किया, ये 2020 में आया हुआ था। √2 का अभी पिछले ईयर ही आया था, यानी 2023 पे आया हुआ था। √5 का भी आ चुका है 1-2 बार और ज़्यादा बार। इसका मुझे लगता है √3 का एक बार और आया था 2021 में, ठीक है, लेकिन 2020 में कंफर्म है। ठीक, हाँ। तो अब अगला क्वेश्चन, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या? दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस क्वेश्चन को करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी है। ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कोई बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग ना कर पाए, तो इसको करते हैं। और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम जो है हमारे इसको 1 शॉट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस पर आपको चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन बाद हमारा अगला 1 शॉट आएगा, जिस पे आपको बहुत अच्छे से चैप्टर 2 के बारे में बताया जाएगा। और चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए आपके। ठीक है, सबसे पहले हम जो उस पर किए थे वही करेंगे। माना यह एक परिमेय संख्या, क्या? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 3√2 इक्वल P/Q, जहाँ P, Q इक्वल सह अभाज्य और Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इक्वल मैंने यहाँ लिख दिया है, आप
चाहे तो लिख दीजिएगा पी क्यू सहभाज्य संख्या है जहाँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें कि जो है ये 3 है, इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, 3 को इधर भेज देंगे तो √2 इक्वल पी अपान क्यू, और यहाँ 3 गुणे में आ जाएगा 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यू हो जाएगा। और उसके बाद हमने अभी जैसा कि बताया कि देखो, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो है ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय है। तो देखिए अगर ये परिमेय है तो इसके इक्वल में है तो ये भी परिमेय होगी, जब ये इसके इक्वल में है तो ये भी परिमेय होगी। अब चूंकि अभी हमने पीछे प्रूफ की बताया है कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पास हाँ, तो ये जैसे आपको अब लिखना क्या है, 3, जैसे चूंकि 3 p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक इसलिए परिमेय संख्या होंगी, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये एक परिमेय संख्या होंगी, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, वही सब लिखा है, तो आता है √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम मान ले लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दैट्स प्रूव हो गया। और यहीं से हम आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे बहुपद का वन शॉट लेकर के, जिस पे हमने उसके पहले बेसिक को कवर करेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं या आने की संभावना है, वो क्वेश्चंस लेंगे, फॉर्मूलाज की चर्चा करेंगे, आपको यही बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, कौन कौन सी नहीं। तो ये सारा सिलेबस यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।